वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो सिलेबस के अलावा भी हमें करने हैं। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी के लिए। ठीक है, वो चीज़ें हम पैरेलली चलाएंगे, साथ साथ ये सिलेबस के वीडियोज एज इट इज आते रहेंगे। ठीक है, कुछ दिनों में हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर हुआ है, तो उसके जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो हम साथ साथ चलाएंगे। ठीक है तो उनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और अलग से चलेगा वो सारा कुछ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आई थिंक 11th क्लास में हम फेमिलियर हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, कुछ चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं और कुछ जो नई चीज़ें हैं वो आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में सबसे पहले मुझे पता है, सबसे पहले मुझे जिस चीज़ का पता होना चाहिए दैट इज सेट। ठीक है सेट क्या होता है? आई थिंक हम पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये चीज जरूरी है बस। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं आप। ठीक है, हम बोल सकते हैं, ये कॉमन से एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, तो सेट हम जानते हैं, सभी को पता है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट हमारा हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे क्या, इसके अंदर जो नंबर्स या जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह नहीं करेंगे, वो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ठीक है, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, सेट क्या होता है पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हो जाए। ऑर्डर्ड पेयर पेयर मुझे पता है, पेयर का मतलब कोई दो चीजों का जोड़ा, जिसको बोलते हैं पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, इट मींस दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ऑर्डर्ड, ऑर्डर से समझते हो कि किसी ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन भी वही होती है, लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करना? लिस्ट कर देना ऑब्जेक्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और अब जब पेयर की बात हो रही है तो कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को मैं अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में पेयर कर देता तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैंने 3,4 लिख दिया, तो ये मेरा क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल ब्रैकेट्स में होगा, और जो दो मेरे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हैं, उनके बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मे बी नंबर, अल्फाबेट, जो भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि सेट और इसमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम सेट पढ़ते थे 11th क्लास में, तो हमें पता था कि सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मान लो यही चीज मैं अगर सेट में लिखता 3,4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4,3 भी लिख सकता हूं। क्या ये मैटर करेगा? नहीं मैटर करता, क्योंकि इन केस ऑफ सेट्स ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर मैटर करता है। यानी यहीं पे अगर मैं 4,3 बोलूं तो ये दोनों अलग अलग बातें होंगी। इट मींस 3,4 इज नॉट इक्वल टू 4,3। ठीक है, अगर हम इसी चीज को समझना चाहें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मतलब XY प्लेन के ऊपर, जैसे ग्राफ हम बनाते थे, ये मेरी X एक्सिस, ये Y एक्सिस होती थी। अगर मैं 3 और 4 को इस ग्राफ पे दिखाना चाहूं तो कैसे होगा? 3 इन X एक्सिस, पहला पॉइंट किसको इंडिकेट करता है? X एक्सिस को, दूसरा Y एक्सिस को, और एज इट इज 1 2 3 4 इन Y एक्सिस। तो ये पॉइंट कहां आएगा? यहां से 3 जाएगा, यहां से 4 जाएगा, जहां ये कट करेगा दिस पॉइंट इज 3,4। एज इट इज अगर मुझे 4,3 दिखाना हो तो 4 इन X एक्सिस, 3 इन Y एक्सिस, तो दिस इज बी लाइक दैट। तो क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। इट मींस ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, आप ऑर्डर चेंज करते हो तो वो अलग एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल है तो ऑर्डर पेयर समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, मींस दो नंबर्स हैं, उनको मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दिया तो उनका एक ऑर्डर पेयर बन गया। और किस में लिखते हैं इनको? सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट्स को किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, एक यहां पे ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। क्या होता है? ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब भाई, अब ऑर्डर का मतलब तो समझ गए, वही जो पहले वाला है, लेकिन ट्रिपलेट पेयर की जगह क्या आ गया? ट्रिपलेट। यानी यहां पे क्या होगा? तीन ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इट मींस लाइक A, B, C। ऐसे में अगर लिख दूं तो दिस इज योर ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, बाई चांस आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, आई थिंक सिंपल सी चीज है, समझ में आया। सेट क्या होता है पहले से जानते हैं, ऑर्डर पेयर भी पहले से जानते हैं, थोड़ा और हमने ब्रीफली देख लिया कि क्या होता है।
देन हमने बात की ऑर्डर ट्रिपलेट की। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आएगा भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट से चीज समझ गए, मल्टीप्लाई करना। अब यहां पे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास है सेट्स, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है लेट मैं कोई दो सेट ले लेता हूं, लेट बी सेट ए इज दिस 1,2, एक सेट बी मैंने ले लिया, लेट बी 3,4। ठीक है, तो अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है तो क्या होगा भाई? दिस इज सेट ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप? सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होगा, ए इंटू बी में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, वो जनरली क्या होगा मेरा? अब ये जो सेट है, पहले वाला सेट जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, पहले वाले सेट के एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। कैसे? देखो, तो अगर मैं यहां से ए इंटू बी निकालना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा, ये भी एक सेट ही होगा। फिर से मैं बोल दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मेरा क्या है? एक सेट है। किसका? ए इंटू बी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेट मैं इसको डिफाइन ही कर देता हूं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो किसको बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट को। फर्स्ट सेट कौन सा? यहां पे फर्स्ट सेट जो है, यहां बी पहले होता तो पहला किसको बिलोंग करता? बी को बिलोंग करता। एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से ये भी ध्यान रख लें कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला, ये मेरा क्या होता है? दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सेम एज इट इज दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर भी हम जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ही बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया कि दो सेट ए है, अगर उनमें मुझे उन दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो उसको कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैसे बन सकता है? देखो, इसकी मल्टीप्लाई, इसको समझने में प्रॉब्लम हुई? देखो, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान है। मैं क्या करूंगा? फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इन दोनों के पेयर बनाऊंगा, यानी 1 के साथ 3 का बना दिया और 1 के साथ मैंने क्या बना दिया? 4 का। सेम एज इट इज, फर्स्ट का काम खत्म, सेकंड का मैं पेयर बनाऊंगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ और इसके सेकंड एलिमेंट के साथ भी। दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ए इंटू बी निकालना था, सेट ए आगे लिखा, सेट बी पीछे लिखा। अब सेट ए का क्या करना है? इसके पेयर बनाने इसके साथ। तो कितने टाइप के पेयर बन सकते हैं? अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब मैं ए इंटू बी निकालूंगा, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पहले सेट का होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए? हमेशा पहले सेट का। और सेकंड एलिमेंट किसका होना चाहिए? हमेशा दूसरे सेट का। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो मैं 1 की किसके, अब 1 की किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई? 3 के साथ। ठीक है, तो सेट की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 3 क्या बना देंगे? आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। फिर मैं 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 4 से करूंगा, तो ये 1 और 4 मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा अलग से। इसका खत्म हो गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई अब 3 से करोगे, दिस बिकम एन ऑर्डर्ड पेयर। 2 की 4 से करोगे, दिस बिकम अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं? 2 की 4 से करते तो 8 आता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है, और इसको मैंने समझा दिया क्या होता है। ये भी एक सेट होता है, किसका? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जहां पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड जो होगा वो सेकंड को बिलोंग करेगा। यहीं पे सेम अगर मुझे निकालना होता बी इंटू ए, तो क्या करते हैं? बी इंटू में क्या होगा? बी पहले आ जाएगा, इट मीन दिस इज 3,4 इनटू ए बाद में, इट मीन 1,2। तो अब मैंने बोला है कि मेरा बी इंटू ए जो होगा ना, उसमें पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? यहां देखना है, बी को बिलोंग करना चाहिए। तो बी सेट ये है, तो पहला एलिमेंट ये होगा। ये किसके साथ जाएगा? पहले 1 के साथ, तो 3,1 पहला पेयर। 3 जाएगा 2 के साथ, तो 3,2। अब ये 4 जाएगा 1 के साथ, तो 4,1। अब ये 4 जाएगा 2 के साथ, इट मींस 4,2। दैट्स इट। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है। आ गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम पहले भी जानते हैं, हमने आज फिर से कर दिया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, क्या ए बी इंटू बी इक्वल है? क्या मेरा ए इंटू बी जो है वो इक्वल है बी इंटू ए के? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं मेरे। ये ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होते हैं, हमने यहाँ सीख लिया कि 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1। ठीक है, तो ये क्या है? मेरे अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर से बने हुए हैं, तो इट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमेशा मिलेगा आपको इन केस ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, यानी ए बी आप कर रहे हो या बी ए कर रहे हो, दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग तरीके से निकला जाएगा। सेम एज इट इज मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ना सेम सेट के बीच में भी निकाल सकता हूं, यानी मुझे अगर a इंटू ए निकालना हो तो भी निकाल सकता हूं। कैसे? अब मुझे a की मल्टीप्लाई ए से करनी, ए सेट क्या है, दिस इज 1,2 इंटू क्या होगा 1,2। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे भाई? अब ये क्या करेगा, 1 के साथ पेयर बनाएगा पहले, दिस बिकम 1,1। अब 1 किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ, तो 1,2। 1 का काम खत्म। अब 2 1 के साथ जाएगा, दिस इज 2,1, 2 2 के साथ जाएगा तो दिस इज 2,2, दैट इज। ठीक है, तो जरूरी नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग सेट में हो, एक सिंगल सेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंपल सी बात और बता देता हूं कि अगर यहां पे कोई भी एक सेट आपको नल सेट मिलता है, मे बी ये आपको एम्प्टी सेट मिल जाए या वॉइड सेट मिल जाए, सेट ए मान लो। ठीक है, तो अब अगर मुझे ए इंटू बी निकालना हो तो क्या होगा? क्या यहां पे कोई एलिमेंट है जो इसके साथ पेयर बना सके? इसको मैं दूसरे क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, करली ब्रैकेट लिख देते हैं, बीच में कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो क्या आप पेयर बना सकता हूं मैं इसके? पेयर नहीं बन सकता। इट मीन दिस इज इक्वल टू 5। सेम कंडीशन बी के साथ है, मान लो ए सेट होता लेकिन बी 5 होता तो भी क्या आएगा, ए इंटू बी इज 5। अगर दोनों ही 5 होंगे फिर तो आना ही 5 है। तो यानी एक चीज और मुझे मिलती है कि अगर सेट ए और सेट बी और बोथ आर एम्प्टी और वॉइड सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द सेट इज ऑलवेज एन एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा। एक और चीज देखते हैं इसमें, अगर मुझे निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। वो सेम रहेगा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटू ए निकालो या ए इंटू बी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम। ये फॉर्मूला भी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया, मेरे ए में कितने थे, 2 एलिमेंट थे, बी में कितने थे, 2, तो 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4। इट मींस ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। बी इंटू ए में भी 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। सबसे पहली चीज देखो, रिलेशन नाम से पता चलता है। ठीक है, हम रिलेशन क्या बोलते हैं कि ये बुआ जी है, ये भाई है, बहन है, ठीक है, दोस्त है, वो सारे क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। कैसे? जैसे मैं बोल दूं a इज ग्रेटर देन b, ये भी तो एक रिलेशन है। a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेरे एक टाइप का रिलेशन है। किस टाइप के? मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन से मेरा मतलब होगा वो होगा, फिर से एक सेट की ही बात करूंगा मैं। रिलेशन क्या होगा, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आर से। रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। ये क्या होगा, दिस इज ए सबसेट ऑफ किसका, ए इंटू बी का। किस कंडीशन में? अगर मैं एक डिफाइन करता हूं, एक चीज और बता दूं कि आर, हम रिलेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसी को अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको मैं लिखूं रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या फिर मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं मैथमेटिकली कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरा एक रिलेशन है जो ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है, तो एक चीज कंफर्म है कि वो हमेशा क्या होगा, ए इंटू बी का क्या होगा, सबसेट होगा। वो क्या होगा, ए इंटू बी का सबसेट होगा, पहली चीज। ठीक है, अब रिलेशन मेरा ए टू ए भी डिफाइन हो सकता है, तो जैसे मैंने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए का निकाला, एज इट इज मेरा रिलेशन ए इंटू ए भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम 2 की बात कर लें कि रिलेशन जो है वो सबसेट होगा ए इंटू बी, अगर वो ए से बी में डिफाइन है तो, पहली चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इस रिलेशन को मैं कैसे लिखूंगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं रिलेशन को ऐसे डिवाइड करता हूं कि ये भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा, सेट होगा। देखो कर्ली ब्रैकेट जहां आ गई, इसका मतलब सेट की बात हो रही है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट
जो पहला सेट है, अगर ये ए टू बी में है तो पहला एलिमेंट जो है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो बिलोंग करेगा पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। आई थिंक ये चीजें तो पता होगी ना, बिलोंग्स टू का साइन होता है। एंड क्या होगा, एक रिलेशन, एक रूल, एक कनेक्शन होगा यहां पे, ठीक है, वो लिखना है। क्योंकि ये देखो इतना तो मैं किस में लिखता था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने डिफाइन किया तो इतना तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी लिख दिया। अब यहां पे क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक रिलेशन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जनरली जैसे मैं बोल दूं कि लेट बी ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने एक रिलेशन बता दिया कि ए क्या है, बी से बड़ा होना चाहिए, तो वो मेरा क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है। इसी को वर्डिंग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है, इसको लिखेंगे, अगर ये पूरा दिया हुआ तो हम लिखेंगे कि आर इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B, A to capital B, sorry, set capital A to B is greater than, ठीक है, is greater than बोल दो, या फिर बोल देगा कि is A is greater than B भी बोल सकते हैं, ये पूरा ही बोल सकते हैं। तो ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि मैंने क्या किया, एक आर रिलेशन को डिफाइन किया फ्रॉम A to B is greater than, कैसा है, is greater than, इसका मतलब ये है कि ए के जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए, तो मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ये कुछ ऐसे होगा। ये अपने आप आपको अंडरस्टूड करना है, आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा कि आर रिलेशन ग्रेटर देन इज डिफाइंड फ्रॉम, ये पहले भी लिखा हो सकता है क्वेश्चंस में कि आर इज ए रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो समझ जाना है कि जो पहले वाला है वो पहले आएगा, जो बाद वाला है वो बाद में आएगा। इट मींस ए इज ग्रेटर देन बी, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जो बात ऐसे लिखी थी वो बात ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट में है तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए, इसमें गिवन है तो आपको इसमें चेंज करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल है चीजें, ठीक है। तो अगर मैं इसी का रिलेशन निकालना चाहूं, इसको हटा दूं आई थिंक, ठीक है। देखो ये वाला लेते हैं हम, ये मैंने सेट लिए थे, मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लिया था ये, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, पहली चीज अगर मैंने ये दोनों सेट लिए और इन दोनों में मैंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, ए क्या था मेरा 1,2 था, ठीक है। क्या रिलेशन बनाया, ए बी, ए बिलोंग्स टू, यानी पहला एलिमेंट जो है पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, और पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो था मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का। अब इसी में मुझे क्या देखना है, ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो इट मींस ये आर रिलेशन मेरा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू अब देखो क्या बोला इसने कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए यानी पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां नहीं, यहां भी नहीं। मान लो यहां पे कुछ नहीं है तो मैं कुछ ले लेता हूं, चलो चेंज कर लेते हैं कुछ, मान लो 5 होता है यहां पे 4 होता, ठीक है। तो वो चीज बताऊंगा कि कुछ नहीं आता तो क्या करना है, अभी जस्ट रिलेशन समझ रहे हैं। यहां पे क्या होगा, ये वाला इस रिलेशन में है क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5,4 यहां पे, ठीक है। 4,3 भी आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो दिस इज योर रिलेशन, यानी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और वो सारे कहां होंगे, इसका सबसेट, मतलब ये टोटल एलिमेंट है आपके पास जितने हो सकते हैं, यहां से ही मुझे निकालने हैं, ठीक है। यहीं से ही मुझे क्या करना है, निकालने हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आई चीज, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपका आता है रिलेशन पे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने बोला है कि आर इज ए रिलेशन लेस देन, इसने क्या बोला, आर इज ए रिलेशन लेस देन, मैंने बोला ना, ये क्या बोलेगा, लेस देन बोलेगा। अब किससे लेस देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आगे बताएगा। लेस देन फ्रॉम ए, अब ये बोला है कि फ्रॉम ए से, और ए की इसने वैल्यू भी दे दी, दैट इज 1 to 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, यानी ये रिलेशन कहां से कहां तक है, ये रिलेशन है मेरा ए से ले बी तक, ठीक है। राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस आर के एलिमेंट्स लिखने हैं, इस रिलेशन के एलिमेंट निकले, ए टू बी, सॉरी बी मैंने नहीं लिखा, द बी इज 1 4 and 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम या तो ये कर सकते हो कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से सीखते हैं फिर डायरेक्टली निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं, उसका क्या होगा, ए इंटू बी,
क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1, 1, 1 की 4 से 1 की 5 से करोगे, दैट बिकम 1, 4, 1, 5। ठीक है भाई। अब 2 की सबके साथ होगी, दिस बिकम 2, 1, 2, 4, 2, 5। अब 3 की सबके साथ करोगे 3, 1, 3, 4, 3, 5। ठीक है भाई। अब 4 की करोगे तो 4, 1, 4, 4 एंड 4, 5। एंड द लास्ट वन इज 5 की करोगे तो 5, 1, 5, 4 एंड 5, 5। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, और अल्टीमेटली मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। तो दिस इज योर a इंटू बी। अब इसे रिलेशन क्या बोला, लेस देन, कहां से कहां, फ्रॉम a टू b। इसका मतलब बोल सकता हूं कि a के जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये रिलेशन कहां से, a लेस देन b। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्या होगा, मैं इसको स्मॉल a से और इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट के बीच में रिलेशन है ये। ठीक है, a और के बीच के, फ्रॉम a टू b है तो मैं लिखूंगा a इज लेस देन b, ये मेरा रिलेशन है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a इज लेस देन b, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे मेरे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन का मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चेक करो कौन कौन से हैं। यहां पे है क्या पहला एलिमेंट छोटे दोनों दूसरे से छोटा, नहीं, ये तो बराबर है, तो ये नहीं आएगा। यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज 1, 4। नेक्स्ट 1, 5, यहां भी पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे बिल्कुल है। नेक्स्ट मैंने चेक किया 3, 1, क्या पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, नहीं, यहां पे बिल्कुल है, यहां पे भी है, तो ये मेरे सारे रिलेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिस इज योर रिलेशन। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे निकाल सकता हूं, क्या बोला इसने, लेस देन टाइप, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चेक करने का तरीका देख लो कि अब रिलेशन किसने a से b में डिफाइन किया, तो चेक करो क्या पहले एलिमेंट जितने भी हैं वो फर्स्ट सेट में है क्या, 1 है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3 है, बिल्कुल है, 4 है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट एलिमेंट सारे ए सेट को बिलोंग करने चाहिए, सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करने चाहिए, बी को। चेक करते हैं, 4 है, 5 भी है, 4, 5, 4, 5 एंड 5, तो सारे मेरे क्या हैं, सेट बी में भी है। तो दिस इज योर सिंपल सा वे था आर निकालने का। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन आपको निकालना पड़ जाए तो क्या करें। अगर मुझे क्या निकालना पड़ जाए, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, तो ये टाइप ऑफ रिलेशन की हम बात करने स्टार्ट कर दी अब। ठीक है, रिलेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। आर इनवर्स, यानी किसी रिलेशन का अगर मुझे इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है भाई, जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में है, मुझे आर का इनवर्स निकालना है ना। ठीक है, तो ये कहां से का डिफाइन था, ये ए टू बी डिफाइन था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बी टू ए डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई फर्स्ट एलिमेंट बी का आना चाहिए, तो मुझे पता है इसके बाद वाले सारे एलिमेंट किसके हैं, बी के ही हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे उल्टे। इट मींस 1, 4 है, तो इसमें ये आ जाएगा 4, 1, 1, 5 है तो ये हो जाएगा 5, 1, 2, 4 है तो ये हो जाएगा 4, 2, 2, 5 है, दिस इज 5, 2, नेक्स्ट 3, 4, दिस इज 4, 3 एंड दिस 5, 3, 5, 3। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 4, 5 एंड दिस बिकम 5, 4। दिस इज योर आर इनवर्स। तो देखो अगर यहां पे मैं ऑब्जर्व करूं, देखो फर्स्ट रिलेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया। अगर मैं फर्स्ट रिलेशन की बात करूं, ठीक है, तो मैंने इसको डिफाइन किया था, मेरा रिलेशन जो था दैट इज, मैंने इसको बोला कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर था, सच दैट, सॉरी, कि ए जो था वो बिलोंग कर रहा था सेट ए को, बी जो था वो बिलोंग कर रहा था सेट बी को, और ए जो था वो स्मॉलर देन बी था, ए जो था वो स्मॉलर देन बी था। दिस इज योर आर। तो यहीं पे अगर मैं आर इनवर्स को डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए बी की बजाय इसको मैं लिखूंगा बी कॉमा ए, क्या लिख दिया मैंने, बी कॉमा ए, बाकी चीजें एज इट इज, तो ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज स्मॉलर देन बी, दैट्स इट। ठीक है, अल्टीमेटली देखो अगर आप इसको ए बी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर आपको ये कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, यानी इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या, आई थिंक इसको हटा दूं, एक और तरीका भी है, कैसे देखो। अब चेक करना चाहो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि चेक कर सकते हो, क्या ए जो है वो बी से छोटा है। अब ए यहां पे ध्यान रखना कि ए जो है सेकंड एलिमेंट है, ए क्या है, सेकंड है इनवर्स में, तो ए जो है वो बी से छोटा है, बिल्कुल, ए जो है वो बी से छोटा है, बिल्कुल, लेकिन ए क्या है, सेकंड एलिमेंट है, ये ध्यान रखना यहां पे। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या कर सकता हूं मैं, आर इनवर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको मैं ए कॉमा बी ही रखूं,
सच दैट ए तो किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहां पे बिलोंग करना चाहिए बी को, क्योंकि आर इनवर्स निकाल रहे हो, क्योंकि आर में क्या रिलेट कर रहा था, फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा था, यहां बी को करेगा, एंड बी बिलोंग्स टू ए। आगे बात समझ में, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नाउ इज ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो चाहे आप ऐसे कर लो, आई थिंक बेटर ये रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या कर दो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। यहां थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, लेकिन बात वही है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ ए को बी और बी को ए लिख दिया है। मैंने क्या किया इस स्टेटमेंट में, मैंने क्या कर दिया, ए को मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और बी को क्या लिख दिया, ए लिख दिया, बस चेक कर लो आप जहां पे भी मैंने ए को बी और बी को ए लिख दिया। देखो यहां ए था, ठीक है, ए बी एज इट इज रहेगा, ये ए बी एज इट इज। अब यहां पे मेरा क्या आना चाहिए था, बी बिलोंग्स टू ए, यहां ए बिलोंग्स टू बी था, ए को मैंने बी चेंज कर दिया, यहां बी बिलोंग्स टू बी था, बी को मैंने ए कर दिया, ठीक है। ए इज लेस देन बी था, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। यानी अगर मैं इसी वे में अगर लिखना चाहूं तो ये साइन ऐसे ही रहेगा, ए को मैंने लिखा बी और बी को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखो ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई चीजें, बाकी ध्यान रखो कि ये वाली स्टेटमेंट अच्छी है और आपको समझ में जल्दी आएगी, तो इसी को ध्यान रखो, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई कि रिलेशन क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है। अब एक और बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। आपके पास सेट ए और बी दो गिवन है, ठीक है। तो अगर यहां से आपको निकालने हो नंबर ऑफ रिलेशन, इन दोनों में अगर सेट ए और बी की बात कर रहा हूं, इनमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 raised to power mn। क्या होता है, 2 raised to power mn, where m is number of element in set A। यानी पहला जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो A में कितने सेट हैं, 5, सॉरी एलिमेंट है 5, और B में कितने हैं 3, तो इट दिस बिकम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 into 3 मींस 2 raised to power 15। दिस इज योर आंसर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन दिस, ठीक है। चीजें समझ में आई, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की, दैट इज वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। किसकी बात करेंगे, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन की। ये बैठा सकता हूं, ठीक है। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो यही है मेरा, ठीक है, मेरा सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोल दिया, यहीं पे एक रिलेशन डिफाइन कर दूं मैं, ठीक है। क्या डिफाइन कर दिया भाई, मैंने इसमें रिलेशन डिफाइन किया ए बी सच दैट वही ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड ए प्लस बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, या स्मॉलर देन 0 ही कर लो, ठीक है। ऐसे एक रिलेशन बना दिया। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट, देखो आपको अब हर बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप रिलेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, मुझे पता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, तो मैंने यहां से कोई भी एक एलिमेंट दिखाया, इनके साथ कंडीशन सेटिस्फाई करके देखी, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैं 1 को इनमें से किसी के साथ भी ऐड करूं, क्या आपको 0 या 0 से छोटा नंबर या नेगेटिव नंबर मिलेगा, नहीं पॉसिबल। ये सारे नंबर्स क्या है, मेरे पॉजिटिव हैं, और इनको ऐड करने पे मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिल सकता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी पेयर के साथ। तो ऐसे जो रिलेशन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे भाई, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यानी उनका क्या है, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन को एक और नाम होता है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। ये मेरा क्या होता है, सबसे छोटा रिलेशन भी होता है, ठीक है भाई। तो दिस इज योर वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बॉयज स्कूल है, ठीक है, एक क्या है मेरे पास, बॉयज स्कूल है, और उसमें मैंने एक रिलेशन बनाया, मैंने डिफाइन किया एक रिलेशन, कैसे कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। मैंने एक रिलेशन बना दिया वहां पे, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। बॉयज स्कूल है जहां पे सारे लड़के हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए बी की सिस्टर हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कहीं पे भी, आई थिंक नहीं हो सकता,
ठीक है। तो क्या है इस टाइप के रिलेशन जो होंगे, ये रिलेशन क्या है मेरा एम्प्टी रिलेशन, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, या तो करली ब्रैकेट जिनके बीच में कुछ नहीं हुआ, या फिर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ये हम चीजें 11th में भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज योर वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो है मेरा दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है भाई, यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन में क्या होता है, ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। चलो मैंने क्या बोला कि एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, सम ऑफ weight of two student is less than 2000 kg, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक रिलेशन बना दिया कि दो जो स्टूडेंट है ना उनके सम जो है, वेट का जो सम है वो किससे होना चाहिए, 2000 kg से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप चाहे हाथी उठा लो तो उसका वेट भी क्या होगा, 2000 से कम ही होगा। तो मैंने तो दो स्टूडेंट की बात की है, तो दुनिया में जितने भी स्टूडेंट होंगे, कोई भी दो स्टूडेंट लिए, उनका अगर मैं सम चेक करूंगा तो वो हमेशा क्या होगा, 2000 kg से क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, यानी वो हर एक पे फिट बैठते हैं। यानी किस पे बैठते हैं, हर एक पे फिट बैठते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं यहां पे मैं एक मैथमेटिकल, चलो ये तो हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है। मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का होगा, उसमें क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसके एक दो एलिमेंट कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी आसानी होगी हमें। मैंने यहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी, क्या कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ये तो करना ही है, एंड ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए प्लस बी हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं इस रिलेशन में क्या क्या आता है। तो अगर मैं यहां से a इंटू बी निकालू ना, पहले मैं a इंटू बी निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, आई थिंक। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। तो a इंटू बी क्या बनेगा, 1 का इन तीनों के साथ रिलेशन, यानी 1,1, 1,4, 1,5। 2 का करोगे तो 2,1, 2,4 एंड 2,5। 3 का करोगे तो दिस इज 3,1, 3,4 एंड 3,5। अब मैं बात करता हूं रिलेशन आर की। कौन सा रिलेशन, जो मैंने डिफाइन किया है कि इन दोनों का सम, यानी कोई भी दो नंबर ऐड करूं तो उनका सम क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। चेक करता हूं मैं, तो ये तो सारे एलिमेंटों के जितने हो सकते थे मेरे, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इन दोनों का, इसका, किसी का भी चेक कर लो, सारे पॉजिटिव नंबर है तो इनका सम क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस a इंटू बी में, ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी में, a और b के कार्टेशियन बिलोंग टू रिलेशन r। किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन r। तो ऐसा जब हो जाता है कि एक रिलेशन r जो है वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल जब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन क्या होते हैं मेरे, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, ठीक है। यानी सारे के सारे एलिमेंट जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे इन दोनों सेट में, वो सारे मेरे क्या होंगे, इसके रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आई बात समझ में भाई, सिंपल है, ठीक है। यानी सारे के सारे a इंटू बी को ही अगर मैं रिलेशन बोल दूं ना, तो दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। मैंने इसे आपको करके भी बता दिया, ठीक है, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल भी दे दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, नेक्स्ट आता है मेरा आइडेंटिटी रिलेशन, और इसके साथ एक और पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है मुझे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों को हम क्लियर करेंगे।
अगर मैं दोनों को डिफाइन करना चाहूं तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई, ठीक है। और मैंने ये चीज भी बता दी कि रिलेशन मेरा क्या होता है, जैसे मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हो सकता है, वैसे भी रिलेशन किसी सिंगल सेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट ए टू ए में एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, ठीक है, ठीक है, कैसा आइडेंटिटी रिलेशन कैसे दिखाऊंगा, वेयर every element of set A, मैं set A to A डिफाइन कर रहा हूं, A is related to itself only। मैंने क्या बोला भाई कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट सेट A का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, itself only, सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यानी अगर मैं एक सेट ए लेता हूं, लेट बी सेट इज 1 2 3, ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन बनाता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा कि ये 1 जो है 1 से रिलेटेड हो, ये 2 जो है वो 2 से रिलेटेड हो, और ये 3 जो है वो 3 से रिलेटेड हो, और इसके अलावा इसमें कुछ भी ना मिले, ठीक है। आइडेंटिटी को आइडेंटिकल से समझ लो कि ठीक है, जिसमें एक जैसे ही मिलेंगे, आपको एक ऑर्डर्ड पेयर में एक जैसे नंबर ही मिलेंगे हमेशा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, जितने भी पहले यहां देखो कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो यहां पे कितने एलिमेंट मिलेंगे, रिलेशन में भी 3 ही मिलेंगे, और तीनों कैसे मिलेंगे, ये 1 है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 है तो डबल हो जाएगा, 3 है तो डबल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 3 है तो 3 ही एलिमेंट होंगे, और तीनों अपने आप से रिलेटेड होंगे, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है, तो ये भी इस जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं, कि इसको भी डिफाइन हम ऐसे ही करेंगे कि एवरी एलिमेंट of set A is related to itself। इसने भी क्या बोला कि सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ इसका, इसने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ क्या होना चाहिए, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसने बोला अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बाकियों से हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। यानी अगर इसी को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर लिखना चाहूं तो 1,1 लिख दूं, 2,2 और 3,3 मिल जाए मुझे, इसके अलावा कुछ भी मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं यहां पे लिख दूं 1,2 भी 2,3 भी, तो इस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या देखेगा, ये सिर्फ ये देखेगा सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड है भाई, दूसरा एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड है भाई, तीसरा क्या अपने आप से रिलेटेड है भाई, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी कुछ भी ऐड करते चलो, डजंट मैटर, ठीक है। ये रिलेशन होना चाहिए पहली चीज, और ये अगर रिलेशन है तो इनमें अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी जितने यहां एलिमेंट है वो अगर आप खुद से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा होगा। तो अगर मैं बात करूं क्या मेरा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यस, क्योंकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसने कंपलसरी नहीं है कि फालतू की चीजें हो, इसने बोला भाई इसके अलावा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मुझे चाहिए, तो क्या ये यहां मिल रहा है, यस। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो लिख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव। जो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इट मींस रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, बट आइडेंटिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। यानी ये वाला तो रिफ्लेक्सिव होगा, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो ये आइडेंटिटी नहीं बचेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी मैंने ऐड कर दिया तो ये आइडेंटिटी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अधिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। जब मैं आइडेंटिटी रिलेशन चेक करूंगा तो मुझे क्या करना है, जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट यहां होने चाहिए, पहली चीज। तो उससे कम है या ज्यादा है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ही नहीं होगा, कहानी खत्म। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है
कि जितने एलिमेंट हैं उनके पेयर होने चाहिए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना कम से कम होना चाहिए। मान लो ये 3 3 नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 के साथ रिलेटेड, 2 2 के साथ, लेकिन 3 3 तो है ही नहीं यहां पे, तो 3 3 भी होना चाहिए, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। सेम कंडीशन यहां पे भी, अगर मैं 3 3 हटा दूं तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बचेगा, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जितने एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी का सीधा तरीका, जितने एलिमेंट सेट में है ना उतने एलिमेंट रिलेशन में भी होने चाहिए, और सारे डबल पेयर में होने चाहिए बस, ठीक है, यानी A = B होना चाहिए हमेशा। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जितने एलिमेंट है उतने पेयर में होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ऐसे चेक करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 रिलेशन और बचते हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव हम पढ़ने वाले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा सकता हूं, आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक क्या बोलता है भाई? ये बोलता है एक चीज कि अगर A, B बिलोंग्स टू ए रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन को लिखने का तरीका है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम लिख रहे थे कि एक रिलेशन में मेरे पास क्या आ रहा था, मान लो 1, 2, 2, 3 ऐसे कुछ भी आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि ये जो है एलिमेंट, ये हम पहले से जानते हैं कि एक सेट में कोई एलिमेंट होता है तो सेट से कैसे बिलोंग करता है, ऐसे लिखते हैं। तो 1 2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन R, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 1 इज रिलेटेड टू 2, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एज इट इज मैंने बोला कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक सेट है, मतलब रिलेशन में वो एक रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर सेम एज इट इज मैं बोल दूं कि इसका उल्टा यानी B, A भी इसी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इस टाइप का रिलेशन, ये मेरी क्या है कंडीशन है कि इफ अगर ये सेट रिलेशन के अंदर है तो ये भी अगर होगा, तो उस टाइप के रिलेशन को मैं बोलूंगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलूंगा भाई? सिमेट्रिक रिलेशन बोलूंगा। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लेता हूं, यहां पे मैं लिखा 1 2 1 3 2 5, ठीक है 2 1 3 1 एंड 5 2, ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट पे जाओ, मैंने देखा 1 2 है, यानी ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। मैंने क्या लिखा, 1 2 जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो पहले चेक किया मैंने 2 1, तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी मिल गया, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया 1 3 का, 1 3 का उल्टा क्या होता है, 3 1, क्या इसमें 3 1 भी है? 3 1 भी है भाई, इट मींस ये भी ठीक है। नेक्स्ट चेक किया मैंने 2 5, तो मतलब 5 2 भी है, तो इट मींस दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होगा मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई बात समझ में भाई, ठीक है। अगर हम वैसे एग्जांपल ले तो मैं बोलता हूं कि एक लाइन L1 है, ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये मेरी लाइन L1 है और ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर, L2 के ऊपर, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 पे? यस और नो? बिल्कुल सही बात है कि एक लाइन ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर ही है, ये इसके साथ 90 बनाती है, इसका मतलब ये भी तो इसके साथ 90 बनाती है, तो ये क्या है, मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां से मान लो मैं इसी सेट में से क्या करता हूं, ये हटा देता हूं, क्या अब ये सिमेट्रिक है? ठीक है, देखो ध्यान रखना कि जब भी हम सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव कुछ भी बताएंगे तो मुझे सिर्फ एक रीजन चाहिए कि ये नहीं है कहने के लिए, ठीक है। चाहे आपके पास 100 रीजन हो कि ये है, सिर्फ एक रीजन आपके पास ऐसा है कि जिससे ये नहीं है, तो इट मींस ये नहीं है। जैसे हम ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस करते थे, कोई एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलना चाहिए जिससे मैं उसको फॉल्स कह सकूं, तो मैं उसको फॉल्स बोलूंगा, ठीक है। मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं ये स्टेटमेंट को ट्रू बोलने के लिए, बट एक पॉइंट ऐसा है जिससे मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फॉल्स बोल सकता हूं, तो मैं उस स्टेटमेंट को फॉल्स ही बोलूंगा। ट्रू बोलने का मतलब है 100%, यानी जितने भी ऑप्शन है सब में वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहां पे होगी। देखो 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, है भाई, ठीक है, ये तो है। नेक्स्ट क्या 1 3 है, 3 1 होना चाहिए, ये भी है। 2 5, क्या 5 2 है? नहीं है, तो इट मीन दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो कौन सा होगा?
जब बात की सिमेट्रिक नहीं है तो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा मिलता है कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है बट बी कॉमा ए जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, जैसा कि इस रिलेशन के साथ हुआ, 2 5 तो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा था लेकिन 5 2 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, दिस इज एंटी सिमेट्रिक। ये मेरा कौन सा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आगे बात समझ में भाई, ठीक है। कौन सा रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। इस एंटी सिमेट्रिक को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, कौन सा कि मैं बोलता हूं a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड b कॉमा ए बी क्या करता है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है और क्या है कि a जो है वो b के अगर इक्वल है, क्या है, a जो है वो b के इक्वल है, तो उस कंडीशन में भी मैं इसको क्या बोलूंगा, एंटी सिमेट्रिक ही बोलूंगा। एसिमेट्रिक मत बोल देना इसको, एंटी सिमेट्रिक ही बोलना, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक कंडीशन तो क्या है कि a b को बिलोंग करता है, ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, बी ए जो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलूंगा, एंटी सिमेट्रिक बोलूंगा मैं, ठीक है। जैसे ये वाला रिलेशन मेरा हुआ, ठीक है, 2 5 तो इसको बिलोंग करता है लेकिन 5 2 इसको बिलोंग नहीं करता, तो ये रिलेशन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। दूसरा एंटी सिमेट्रिक का क्या एग्जांपल है, ठीक है, कि जैसे इसमें मान लो ये 1 1 होता, ठीक है, तो 1 1 को बिलोंग करता है। अब 1 1 सेट है तो दोबारा तो लिख नहीं सकता, इसका मतलब ये किस टाइप का हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक टाइप हो गया, ठीक है। सिंपल है, आसान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए सिमेट्रिक है, इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट रिलेशन की बात करते हैं, दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हटा दूं भाई। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अब ध्यान रखना कि ये पहली कंडीशन है, दूसरा मेरा क्या है, ये मिलना चाहिए मुझे, सेम एज इट इज मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या है, दो कंडीशंस है, क्या, इफ ये पहले बोलेगा कि a कॉमा बी जो है अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है, कोई रिलेशन है जहां पे a कॉमा बी इसको बिलोंग करता है, ठीक है, और फिर ये बोलता है कि b कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, b कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, देन क्या होना चाहिए, जो इक्वल वाले टर्म हटा दो, a कॉमा सी भी इसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये बोलता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सेट लेते हैं, उस पे समझते हैं ये कैसे। तो ये ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे भाई, कि पहले अगर ये लिखा है तो जो कॉमन टर्म है उसको उठा के पहले यही आना चाहिए, इसको मैं c कॉमा ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, a b से रिलेट करता है, b जो है वो c से रिलेट करता है, तो बीच वाला हटा दो, a c से रिलेट करना चाहिए, न कि c a से। c a से करना अलग बात है, a c से करना अलग बात है। जैसे अगर मैं इसे यहीं पे बोलूं कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, ये बीच वाला है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a जो होगा वो लेस देन होगा c से। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, ठीक है। मैं बोलूं कि 2 इज स्मॉलर देन 4, 4 इज स्मॉलर देन 7, तो 2 इज स्मॉलर देन 7। क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं, 7 इज स्मॉलर देन 2, ये गलत है ना, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहां रहेगा, ठीक है, a c से छोटा होना चाहिए। पहली दो चीजें मिलनी चाहिए तब तीसरा चेक करना है, पहली दो चीजें अगर नहीं मिलती तो मैं तीसरी चीज चेक नहीं करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं इस चीज को, ठीक है, कैसे देखो। मैंने एक सेट ए लिया, लेट बी, चलो रिलेशन लिख लेता हूं डायरेक्टली। थ्री 2 2 4 3 4 लिख लेता हूं। तो इसको चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। पहली दो कंडीशन ढूंढते हैं, ठीक है। पहले मैंने एलिमेंट लिया 1 और 2 इस रिलेशन में है, अब 2 के साथ देखो 2 और 4 इस रिलेशन में है, तो 2 को हटा दो, 1 और 4 देखो क्या इस रिलेशन में है, 1 4 यहाँ इस रिलेशन में है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन इससे मैं बोल नहीं सकता कि ट्रांजिटिव है, अभी और चेक करना है मुझे। अब पहला एलिमेंट चेक होने के बाद दूसरा लेकर मैंने 2 4, 2 4 तो है, अब 2 4 है, इस 4 के साथ देखो कुछ है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी 4 अगले एलिमेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो कहीं पे भी 4 मुझे फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये अभी तक ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैंने बोला कि पहली दो कंडीशन होना जरूरी है तीसरी आने के लिए, ठीक है। तो यहां पे पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी, तो इससे मुझे तीसरी मिल गई, तो ये ट्रांजिटिव है। 2 4 लिया मैंने, तो पहली कंडीशन मिल गई लेकिन दूसरी नहीं मिली,
तो ये भी ट्रांजिटिव है इस कंडीशन में भी। आगे चेक करते तीसरे 3,2 है। अब 2 पहला एलिमेंट इसमें है भाई 2,4, तो 3,2 है, 2,4 भी है, इस 2 से 2 गया, 3,4 है क्या यहां भी है, बिल्कुल सही, मतलब सही जा रहा हूं अभी तक, ठीक है। अगला लेते हैं 3,1, मैंने लिया 3,1, फिर मैंने देखा 1,2, तो 3,1 है और 1,2 है और 1,4 भी है, देखो तो यहां से 1 1 हट गया तो क्या आना चाहिए 3,2, क्या यहाँ 3,2 है, बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो मेरा काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं 1,4, 3,1 हो गया ना। अब 3,1 से 1,4 ये भी बन सकता है, 1 से 1 कटेगा, क्या मिलना चाहिए 3,4, ये भी मिल रहा है मुझे, नो प्रॉब्लम। 1,4 लिया मैंने, क्या 4 फर्स्ट एलिमेंट है, कहीं पे भी नहीं है, इट मींस फर्स्ट कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। 3,4 लिया मैंने, 3,4 4 फर्स्ट एलिमेंट फिर से नहीं है, इट मीन दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात इसमें जो है वो यही है कि जब आपको ये दोनों कंडीशन मिलेगी तब आपको तीसरी कंडीशन ढूंढनी है। अगर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन मिलती है पहली कि ए बी किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, दूसरी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में वो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन ही रहेगा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन ही रहेगा हमेशा वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया ऐसे, मैं पूछता हूं क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है, 1 2 को बिलोंग करता है, ए बी को बिलोंग करता है। अब मैंने बी सी ढूंढना है, इस 2 को फर्स्ट एलिमेंट देखो नहीं है भाई, 3 4 को बिलोंग करता है, अब 4 समथिंग है क्या, कुछ नहीं है, तो इट मीन दिस इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तब भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो मेरी कंडीशन 2 है कि इफ दिस एंड दिस हैपन देन दिस मस्ट बी हैपन, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन क्या होंगे मेरे, ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। आई बात समझ में भाई, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव है, फर्स्ट को चेक किया 1,2 है, 2,4 है, 1,4 होना चाहिए, है, ठीक है। 2,4 है तो 4 तो फर्स्ट है ही नहीं, छोड़ देते हैं। 3,2 है, अब 2,4 है, 3,4 होना चाहिए, 3,4 है, नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। पहली दोनों कंडीशन मिल गई मुझे, क्या क्या मिली, मुझे मिल गया 3,2 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, 2,4 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर ये दो कंडीशन है तो थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि इन दो को हटा दो, 3,4 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या 3,4 इस रिलेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नो, तो इट मींस दिस इज योर, ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो होप शो आपको चीजें समझ में आई होगी, मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है वो सारी चीजें की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपके लास्ट के 3 जो रिलेशन थे, कौन सा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये अच्छे से आना चाहिए। तो कल हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे और इनको और डीपली समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।